केंद्रीय बजट क्या होता है? बजट, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ये करंट अफेयर या स्टैटिक में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, चाहे एसएससी हो या रेलवे एनटीपीसी। करंट अफेयर के अनुसार इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो समझेंगे आज इस वीडियो में बजट क्या है, इसका इतिहास और कौन पेश करता है बजट, क्या कहलाता है बजट। तो चलो शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट क्या होता है? तो केंद्रीय बजट भारत सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। यह एक साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है। बजट बजट फ्रेंच के शब्द बोझे से आया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द की कोई अवधारणा नहीं है। बजट को हम अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग DEA द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तारीख हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017 के पहले यह बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद इसे बदलकर 1 फरवरी किया गया है। चलो दोस्तों, आगे डिस्कशन करते हैं भारतीय बजट का इतिहास। तो शुरू करते हैं। भारत का सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स बिलियन ने पेश किया था। इसे भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जेम्स बिलियन को ही भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहते हैं। ये एग्जाम में 2-3 बार नहीं, 8-10 बार क्वेश्चन रिपीटेड है कि भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है। तो जेम्स बिलियन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अगली लाइन, बजट सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पेश किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में वित्त मंत्री RK षणमुखम सेठी ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट षणमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था, जो भारत के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे। 1950 में गणतंत्र दिवस मनाने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद पहला गणतंत्र भारत का बजट जॉन माथाई द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट और गणतंत्र संविधान लागू हो जाने के बाद का बजट, दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता के बाद का पहला बजट षणमुखम सेठी ने पेश किया था और संविधान लागू होने के बाद पहला बजट जॉन माथाई ने पेश किया था। 1955-56 में पहले बजट के अंग्रेजी में छपता था, लेकिन वित्त मंत्री CD देशमुख ने इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापना शुरू किया। 1956 से पहले ये अंग्रेजी में ही छपता था बजट, फिर षणमुखम सेठी ने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में छापने का प्रचलन कर दिया। पहले क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो उनकी भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी, इसी वजह से भारत का बजट अंग्रेजी में ही छपा करता था। लेकिन 1956 के बाद से षणमुखम सेठी ने इसे दोनों भाषा में छापने का आदेश दिया। ब्लैक बजट किसे कहते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ब्लैक बजट किसे कहते हैं। तो ये डेट याद रख लेना। 1973-74 में वार्षिक वित्तीय घाटा बहुत अधिक होने के कारण इसे ब्लैक बजट कहते हैं। तो अगला स्लाइड हम डिस्कशन करते हैं। तो ऐतिहासिक बजट मनमोहन सिंह ने 1991 में पेश किया था। अर्थव्यवस्था के लिए उदारीकरण, लिबरलाइजेशन के द्वार खुले। मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री बनने से पहले यह भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया स्तंभ दिया और इन्हें अर्थशास्त्री का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। इससे पहले यह 28 फरवरी को पेश किया जाता था। पूर्व PM मोरारजी देसाई के नाम सर्वाधिक बार
बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। मोरारजी देसाई पीएम बनने से पहले भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है और ये भारत के प्रधानमंत्री बने और ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। इनकी उम्र 78 वर्ष हुआ करती थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे। इसके पहले इन्होंने वित्त मंत्री कार्यकाल से इस्तीफा दिया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्रालय का कार्यवाहक पद आ गया था। इसी वजह से भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी को कहा जाता था, लेकिन वह कार्यवाहक वित्त मंत्री थी। पहली महिला वित्त मंत्री जो बजट पेश भारत में किया था वो इंदिरा गांधी ही थी, क्योंकि वो मोरारजी देसाई वित्त मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के कारण, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक पद संभाला वित्त मंत्रालय का। और भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का तीसरा बजट पेश कर रही हैं और अपने कार्यकाल का 9वां बजट पेश कर रही हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 9वीं बार बजट और किस वित्त मंत्री ने पेश किया है, तो 9 बार बजट पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश कर चुके हैं और दूसरी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनने जा रही हैं। 1999 से पहले भारत का बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया है। पहले भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट अलग अलग पेश होता था, लेकिन 2017 के बाद से केंद्रीय बजट और रेल बजट का विलय कर दिया गया है और ये एक साथ ही पेश किया जाता है। भारत का बजट भारत की लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और राज्य विभाग का TRU के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट पेश होने के पहले वहाँ हलवा समारोह होता है, तो हम चलो दिखाते हैं हलवा समारोह के बारे में। ये देखिए 2026-27 का हलवा समारोह जो बजट पेश होने से पहले एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें हलवा बनता है और सभी मंत्री और संसद के सदस्य आपस में हलवा प्रसाद खाते हैं। बजट के प्रकार। बजट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 संतुलित बजट, बैलेंस बजट, अधिशेष बजट, सरप्लस बजट, घाटे का बजट, डिफिसिट बजट। तो संतुलित बजट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि समझते हैं आपके पास 100 रुपये हैं और आप किसी मेले में घूमने गए और आपने इतना खर्चा किया कि आपका खर्चा 100 रुपये ही आया, संतुलित रहा। 100 रुपये आपके पास हैं, 100 खर्चा हुआ तो संतुलित रहा। अधिशेष बजट, यदि किसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो तो संतुलित बजट कहलाता है। जैसे भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए एक साल में कमाए और खर्चा भी 10 लाख करोड़ एक साल में किए, तो ये संतुलित बजट कहलाता है। अधिशेष बजट वह कहलाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो तो अधिशेष बजट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपने एक ट्रिप डिसाइड की कि मुझे किसी ट्रिप में जाना है। ट्रिप में जाने के लिए आपने निर्णय लिया और ट्रिप का खर्चे होते हैं, रेल, परिवहन, रुकने का, हर चीज़ का खर्चा मिला के आपने डिसाइड किया कि 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे और उससे कम खर्च हुआ तो अधिशेष बजट कहलाता है। घाटे का बजट, यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो घाटे का बजट कहलाता है। यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष से अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो घाटे का बजट कहलाता है। 2026-27 के बजट की प्रमुख महत्वपूर्ण बातें, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। NTPC हो या रेलवे, आपके एग्जाम में बजट से हमेशा क्वेश्चन आता है। ये
फाइनेंस सेक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्जामिनर बच्चों से उनकी भाषा बदलकर क्वेश्चन पूछता रहता है और ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, लेकिन होते नहीं हैं। जैसे ही आप इस वीडियो में एक बार बजट पढ़ लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चर्चा करते हैं हम 2026-27 के बजट की प्रमुख बातें। भारतीय इतिहास के रविवार के दिन दूसरी बार बजट पेश किया गया है। भारतीय इतिहास में दूसरी बार रविवार के दिन बजट पेश किया गया है। इससे पहले भारतीय इतिहास का रविवार के दिन बजट पेश किया था यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा ने इससे पहले रविवार के दिन बजट पेश कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसके पहले रविवार के दिन किस वित्त मंत्री ने भारत का बजट पेश किया है, तो इसका नाम है यशवंत सिन्हा हुआ करते थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 18वीं लोकसभा का ये कौन सा बजट है, तो ये तीसरा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितने बार बजट पेश कर चुकी हैं, तो 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी हैं। इससे पहले भारत के पी चिदम्बरम 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्वेश्चन बनने के चांस हैं कि निर्मला सीतारमण से पहले भारत के किस वित्त मंत्री ने 2 बार बजट पेश किया है, तो आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम। उन्होंने भी 9 बार बजट पेश किया है। और सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है, जो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। अगला पॉइंट है, निर्मला सीतारमण ने कांचीपुरम साड़ी पहनकर बजट पेश किया था, जो है तमिलनाडु का साड़ी है। इसके पहले बिहार की मधुबनी साड़ी पहनकर 2025-26 का बजट पेश किया गया था। इनसे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ये साड़ियाँ जैसे चंदेरी की साड़ी हो गई, मधुबनी की, कांचीपुरम की, ये GI टैग साड़ियाँ हैं। और 2025-26-27 का बजट भाषण कितने मिनट का रहा, तो ये फैक्ट है 85 मिनट का रहा। निर्मला सीतारमण के पास एक और रिकॉर्ड है, जो कि सबसे बड़ी स्पीच बजट के दौरान 2 घंटे 40 मिनट की थी, जो 2020 के बजट में उन्होंने दी थी, और इस बार 85 मिनट की स्पीच रही। और महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ जाता है कि पहली बार स्वास्थ्य बजट 1 लाख करोड़ के पार। भारत का बजट कर्तव्य पथ में तैयार किया गया था, इसीलिए भारत के बजट के 3 कर्तव्य पथ पर जोर दिया गया है। भारत का बजट 3 कर्तव्य पथ पर जोर दिया गया है: आर्थिक विकास, आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास। और इनको कैसे पाया जा सकता है, उनके भी तरीके हैं। 3 कार्यों को पाने के लक्ष्य बताया गया है: इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, मजबूत वित्तीय क्षेत्र का विकास, AI का सपोर्ट करना। तो भारत का सबसे अधिक खर्च जिसमें होने जा रहा है वो है परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 5,98,520 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने जा रहा है, जिसको परिवहन कहते हैं। अगला स्लाइड, 2026-27 में अनुमानित बजट 53 लाख करोड़ रुपए का है। कहाँ खर्च होगा भारत का पैसा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए आप। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। परिवहन में सर्वाधिक खर्च होगा, 5,98,520 करोड़ रुपए परिवहन में। रक्षा बजट में हमारा 5,94,585 करोड़ रुपए रक्षा बजट में। इसके पहले 2025-26 में भारत का रक्षा बजट 4,91,732 करोड़ था। परिवहन बजट 5,48,649 करोड़ था। इसके पहले 2025 में बढ़कर परिवहन बजट हो गया है 5,98,520। ग्रामीण विकास बजट 2,73,108 करोड़ रुपए। इसके पहले भारत का ग्रामीण विकास बजट हुआ करता था 2,66,817 करोड़ रुपए। अगला गृह कार्य बजट 2,55,234 करोड़। इसके पहले का भारत का वर्तमान में शिक्षा बजट 1,39,289 करोड़। 1,39,289 करोड़। स्वास्थ्य बजट भारत का वर्तमान में 1,04,599 करोड़ स्वास्थ्य बजट है। ऊर्जा बजट वर्तमान का भारत का
9,029 करोड़ है। शहरी विकास बजट वर्तमान में भारत का 85,522 करोड़ है और IT दूरसंचार सेक्टर का बजट 74,560 करोड़ है। वाणिज्यिक और उद्योग विकास का बजट 70,296 करोड़ है। सामाजिक कल्याण का बजट 63,329 करोड़ रुपए है। भारत का सर्वाधिक रुपए खर्च कहाँ होने जा रहा है? तो भारत का सर्वाधिक रुपए खर्च हो रहा है, ब्याज में सर्वाधिक खर्च 14,03,972 करोड़ रुपए भारत ब्याज के रूप में चुकाता है। पेंशन में भारत का खर्च 2,96,214 करोड़। सब्सिडी में भारत का खर्च 4,10,495 करोड़। पेंशन में भारत का देखो खर्च, पेंशन हो गई जैसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, विधायकों की पेंशन और आर्मियों वालों की पेंशन, सांसदों की पेंशन, इसी में 2,96,214 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है। 2026-27 के बजट में 2026-27 के बजट में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ये पैसा जो लिखा है 24 पैसा, 18 पैसा, 21 पैसा, तो ये परसेंटेज के हिसाब से जोड़ते हैं। जैसे 100 रुपये है आपके पास, तो उसमें से उधार और अन्य देता है 24% से। भारत को जो पैसा आता है, भारत को जो पैसा आता है, रुपये कहाँ से आता है? उधार। भारत का 24% रुपये उधारी है जो विश्व बैंक से लेता है। एशियन बैंक, विश्व बैंक, अमेरिकन, बहुत सारे देशों से 24% रुपये उधार लेता है। और GST से 18% रुपये आता है। आयकर से 21%, निगम कर से 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6%, कर विभिन्न प्राप्तियाँ 15%। कर विभिन्न प्राप्तियों का मतलब हो गया जो भारत अपना पैसा ब्याज में दिए है, जैसे विदेशों को और FD बहुत सारी योजनाओं में निवेश किया है, उनसे ब्याज के रूप में 15% आता है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, जैसे विदेशों से कोई सामान आता है, उन पर लगाया गया कर से 10% रुपया वहाँ से प्राप्त होता है। ऋण पूंजी प्राप्तियाँ, यहाँ से 2% प्राप्त होता है। ये पैसे का मतलब परसेंटेज। भारत का वर्तमान GDP 393 लाख करोड़ की है GDP। अब चर्चा करेंगे कि रुपए भारत का कहाँ निवेश जाता है। जैसे हमने इतना सारा रुपए कमाया, तो भारत के विकास में किस किस क्षेत्र में हम पैसा, कितना, कहाँ पैसा लगाते हैं जिससे भारत की तरक्की और विकास हो। तो करों और शुल्कों के राज्यों का हिस्सा 22% पैसा राज्यों को दे दिया जाता है। केंद्रीय योजनाओं में 8% पैसा केंद्रीय योजनाओं में खर्च किया जाता है। और वित्त आयोग और अन्य सब अंतरण में 7 पैसा ब्याज चुकाना पड़ता है। जो कर्ज लेते हैं हम, उसका ब्याज 20%, तो ब्याज ही चुकाना पड़ता है। रक्षा बजट में 11% पैसा खर्च किया जाता है। प्रमुख आर्थिक सहायताएं, जैसे कहीं आपदा, किसी राज्य में आपदा पड़ गई, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बीमारी, बहुत सारी आपदाओं में वो आर्थिक सहायता, जैसे कभी कभी लॉकडाउन में जो गल्ला वितरण हुआ करता था, ये वही आर्थिक सहायता के अंतर्गत आता है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं में 17% रुपये खर्च होता है। पेंशन में 2%, अन्य 7%। 2027 के बजट में प्रमुख 8 बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे शेयर मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को झटका, 20 से 150% ज़्यादा SSTP। तो इसका मतलब हुआ जो शेयर मार्केट में ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं उनमें कुछ चार्ज होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज। STTP का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज। उनमें वो 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। उनमें 20, किसी में 20% की बढ़ोतरी की गई है, किसी में 150% की, किसी में 50% की। तो जैसे कि पहले किसी में फ्यूचर में 10% रुपये, 10 रुपये पर ऑर्डर का लग रहा था, तो उसमें को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। जैसे तो 20% हो जाएगा, 10% का 12 रुपये लगने लगेगा। जैसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 रुपये लगते थे STTP सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, तो अगर 150% बढ़ाने पर वो पैसा हो जाएगा 25 रुपये। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 करोड़ में, 1 करोड़ का टर्नओवर आपने शेयर मार्केट में किया, शेयर खरीदे और बेचे। जैसे 50 लाख के शेयर खरीदे, 50 लाख की उनको बेच दिए, तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो पहले उसमें अगर 1,000 रुपये चार्ज लगता था, तो उसको 150% बढ़ाने पर वो 2500 रुपये हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ। दूसरी बड़ी घोषणा
घोषणा हुई। मोटर दुर्घटना क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री होगा, टीडीपी भी नहीं लगेगा। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, मेडिकल आयुर्वेद के 3 एम्स खुलेंगे, सभी जिला अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर खुलेगा। भारत में आयुर्वेदा के 3 एम्स खुलने जा रहे हैं। भारत में पहले आयुर्वेदा का केवल एक ही एम्स हुआ करता था, वो भी दिल्ली में। अब भारत के 3 अलग अलग जगहों में आयुर्वेदा एम्स खुलने जा रहे हैं। और चौथा, बायोफार्मा शक्ति एक मिशन है। बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत डायबिटीज़ की दवाएं देश में ही बनेगी। 3 दवा रिसर्च सेंटर भी खोले जाएंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 दवा रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नेशनल वाटरवे बनेंगे। नेशनल वाटरवे का मतलब समझते हैं। भारत का पहला नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। भारत का पहला नेशनल वाटरवे 1981 में प्रयागराज हल्दिया के बीच बनाया गया था, जो गंगा नदी पर बना था। प्रयागराज हल्दिया, जिसकी लंबाई थी 1620 किलोमीटर, गंगा नदी पर बनाया गया था। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अब इस साल 20 नए जल मार्ग बनेंगे। और तीसरा हमारा SGB स्टॉक मार्केट से खरीदे, SGB पर टैक्स छूट। तो SGB का फुल फॉर्म होता है सोवरन गोल्ड बाउंड। सोवरन गोल्ड SGB पहले हम बैंकों से खरीदा करते थे, SBI बैंक से। ये एक तरह का डिजिटल गोल्ड ही हुआ करता था, जिस पर सरकार हमको 2-3% का इंटरेस्ट रेट देती थी। जैसे हमने 1 लाख का गोल्ड खरीदा तो साल में 3% ब्याज भी देती थी। और जो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता था वो अलग, उसमें कागज़ में लिख के एक सिक्योरिटी पट दिया करती थी कि जैसे 1 लाख रुपए का हमने सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदा तो उसमें एक सिक्योरिटी पट दिया जाता था SBI द्वारा, जिससे गोल्ड के करंट रेट के हिसाब से वो ख़रीदा जाता था। और जैसे ही गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते थे वो अलग। और इसका 3% ब्याज सालाना दिया करती थी। 6-6 महीने में ब्याज अकाउंट में हमारे ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। और इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल हुआ करता था। और 5 साल बाद जैसे ही हम सोवरन गोल्ड बॉन्ड को भजाने जाते थे तो वर्तमान में जो गोल्ड का रेट चल रहा होता था उस हिसाब से उसको पैसे दे दिए जाएंगे। तो अब इस पर टैक्स छूट हो चुकी है। जैसे सोवरन गोल्ड बॉन्ड में कैपिटल गेन टैक्स मिलता था, लिया जाता था, वो सरकार अब नहीं लेगी। और ये स्टॉक मार्केट से भी हम खरीद सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म जैसे एंजल वन गोरो जैसे एप्लीकेशन से हम सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम खरीद सकते हैं। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, विदेश में 20 लाख तक की संपत्ति छुपाने पर नहीं होगी जेल। और 8वां, भारत के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल। भारत के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा। बजट के एक दिन पहले भारत के आर्थिक सर्वेक्षण जारी किए जाते हैं। उनमें से कुछ आंकड़े, जैसे मध्य प्रदेश सबसे कमज़ोर स्थिति, अस्पतालों के मामले में मध्य प्रदेश की सबसे कमज़ोर स्थिति। सबसे ज़्यादा अस्पताल वाले राज्य में लद्दाख पहले नंबर पे, लक्षद्वीप दूसरे में, और जम्मू कश्मीर तीसरे, अरुणाचल चौथे, झारखंड 5वें नंबर में आता है। सबसे कम अस्पताल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर। लद्दाख में प्रति 1000 आबादी पर सबसे ज़्यादा बेड। उत्तर के मुकाबले दक्षिण राज्य में ज़्यादा डॉक्टर। उत्तर भारत में डॉक्टरों की संख्या कम है, दक्षिण भारत में ज़्यादा है। यहाँ डॉक्टर सबसे ज़्यादा गोवा में, सिक्किम, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। सबसे कम डॉक्टर नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की संख्या किस राज्य में है, तो गोवा पहले नंबर में आता है। सबसे कम डॉक्टरों की संख्या नागालैंड में है। सबसे ज़्यादा बेड लद्दाख में है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु। सबसे कम बिहार में। बिहार में भाई बहुत ही बड़ी समस्या है। बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, चंडीगढ़ में सबसे कम, ये आंकड़ा है।
ये भी याद कर लेना। यहाँ सबसे कम ड्रॉप आउट हैं, चंडीगढ़ में सबसे कम, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, केरल। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट राज्य बिहार, असम, झारखंड, गुजरात। सबसे कम ड्रॉप आउट चंडीगढ़, हिमाचल और सबसे ज़्यादा बिहार। ये 2 राज्य याद कर लेना। शिक्षा छात्र अनुपात झारखंड में सबसे कम, सिक्किम में सबसे ज़्यादा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर कक्षा 9वीं 10वीं का ड्रॉप आउट रेट 8.2% है। पिछले वर्ष 2023-24 के 24.80 करोड़ के मुकाबले 2024-25 में छात्रों की संख्या में 11 लाख की कमी आई है। राष्ट्रीय मानक शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI के तहत माध्यमिक स्तर पर 1.3 का अनुपात होना चाहिए। लैंगिक अनुपात शिक्षा संख्या, पहली बार देश में स्कूल शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ पार। तब भी शिक्षा की स्थिति भारत में अच्छी नहीं है। सरकारी बनाम निजी, भारत में कुल 14.71 लाख स्कूल हैं। इनमें से 69% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 50% छात्र नामांकित हैं। अब जान लेते हैं 2026-27 के बजट वाले दिन शेयर मार्केट का हाल। बाजार निराश, 1546 अंक गिरकर बंद दिन में 2300 तक लुढ़का था। बाजार को बजट नहीं भाया। रविवार दोपहर में सेंसेक्स 2370.36 अंक गिरकर 79,899.42 पर आया। हालांकि शाम को 1546.84 अंक तक संभला और 80,722 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1.88% गिरा। सेंसेक्स निफ्टी भी 1.96% लुढ़का। ये भारत के इंडेक्स हुआ करते हैं। सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स में भारत की 30 बड़ी कंपनियां आती हैं, निफ्टी में भारत की 50 बड़ी कंपनियां आती हैं। जैसे रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है निफ्टी की, TCS हो गई, विप्रो, इन्फोसिस, एयरटेल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। तो ये रहा शेयर मार्केट का हाल। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार में 15 बजट पेश किए हैं। इनमें से 8 बार बजट भाषण के बाद सेंसेक्स गिरा। अब चर्चा करते हैं क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो सस्ता स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ता, चमड़ा सामान सस्ता, सोलर पैनल सस्ता, गंभीर बीमारी की 7 दवाएं सस्ती, पर्सनल यूज के विदेशी सामान सस्ते, सिंथेटिक फुटवेयर सस्ते, EV बैटरी के सामान सस्ते, माइक्रोवेव सस्ता, खेल सामान, कपड़ा, विमान, ईंधन, परमाणु उपकरण, तेंदुपत्ता सस्ते। महंगा बड़े ब्रांड के लैपटॉप, कॉपी, रोस्टिंग, ब्रूटिंग और बाइंडिंग मशीनें, फिल्म निर्माता के कैमरे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, खेती वाला अमोनियम सल्फेट। ITech छात्रों पर कस्टम ड्यूटी 20% या 60 रुपये प्रति फीस बढ़ा दी गई है। 17 प्रकार की कैंसर दवाइयाँ, चमड़े के जूते, कपड़े पर खर्च कम। टैक्स छूट नहीं बढ़ी। रिटर्न दाखिल करने में देरी तो लगेगी लेट फीस। आयकर छूट सीमा नहीं बढ़ी। इसके अलावा ऐसे करदाता जिनकी आय व्यवसाय या पैसे से है और उनकी ऑडिट जरूरी नहीं है, ऐसे फॉर्मों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त कर दी गई है। रिटर्न में कोई गलती होने पर करदाता को 31 मार्च तक डिवाइंड रिटर्न दे सकता है। यदि डिवाइंड रिटर्न भी 31 दिसंबर के बाद दाखिल करते हैं तो लेट फीस लगेगी। कुल आय 5 लाख तक है तो लेट फीस 1,000 रुपये, इससे ज़्यादा है तो 5,000 रुपये। आय के नए टैक्स रिजीम वाली स्लैब 4 लाख पर शून्य टैक्स, 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25% इनकम टैक्स देना होगा, 24 लाख से ऊपर 30% इनकम टैक्स देना होगा। ब्याज खर्चे की छूट समाप्त। बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड की आय में से अब ब्याज खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। यह सब छूट अभी तक उपरोक्त आय की 20% तक सीमित। जयपुर, भोपाल जैसे शहरों को 5,000 करोड़ मिले। Tier 1 Tier 3 में सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए जयपुर और भोपाल शहरों को 5,000 रुपये। विदेशों में यात्रा और पढ़ाई, वहाँ पैसे भेजने में राहत दी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। रोजगार 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार करने का रोड मैप। उद्योग डेटा कंपनियों को 2047 तक का टैक्स
डेट निवेश बढ़ेगा। चलते हैं शेयर मार्केट का हाल जानने। बजट के दिन शेयर मार्केट कैसा रहा? ब्रोकरिंग फर्म बैंक लाए बजट इतिहास की तीसरी बड़ी गिरावट। बजट 10 बजट पर 4 बार बाजार गिरा। 2016 में बाजार गिरा, 2018 में बाजार गिरा, 2020 में बाजार गिरा, 2024 में बाजार गिरा, 2026 में भी बाजार गिरा। डिफेंस सेक्टर पहले चढ़े फिर 10.2% तक गिरे। पहले से बजट से पहले डिफेंस शेयर 5% तक की तेजी थी। सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाकर 6.22 लाख करोड़ किया पर शेयर टूट गए। भारत डायनामिक्स में 10% की गिरावट। पारस डिफेंस 8% गिरा। PSU बैंक इंडेक्स 5.60% गिरा। मेटल में भी गिरावट। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे अधिक 5.76% गिरे। इनमें से भी बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 8% टूटा। इसके अलावा मेटल इंडेक्स भी गिरे। IT सेक्टर सेब बर्बर की सीमा बढ़ने से उछाल। सरकार ने सेब हर्बल नीमों की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ की। IT सेवाओं के लिए एक मार्जिन 15.5% तक किया। इसमें BSI का फोकस्ड IT इंडेक्स 0.43% बढ़ा। निफ्टी भी बजट के दिन 495 पॉइंट टूटी, जिसका परसेंट हुआ 1.96%। निफ्टी गिरी 24,825 में बंद हुई। सेंसेक्स 11 बजे 82,538 में था। फिर इसके बाद 82,687, फिर 82,525, क्लोज हुआ 82,020 में। शेयर मार्केट में भारी गिरावट रही, सबकी लंका लग गई वहाँ पर। अभी तक 10 बजट में 4 बार बाजार गिरा। 2016, 2018, 2020, 2024, अब 2026 में बजट के दिन बाजार गिरा। इसके पहले 2021 में बजट के दिन बाजार 5% उछाल मारा था। 2022 में 1.46%, 2023 में 0.27% बाजार उछाल मारा था। 2025 में 0.01% बाजार उछाल मारा था। 2020 में मार्केट 2.43% गिरा था। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। SSC हो या रेलवे, बजट जो भारत का फाइनेंस सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है। करंट अफेयर से और स्टैटिक के क्वेश्चन भी फाइनेंस से आते रहते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।